स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, इस पर सभी भारतवासी दें ध्यान। जब सभी होंगे स्वस्थ तभी कहलाया जाएगा मेरा भारत महान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की कड़ी में हम आपकी भेंटवार्ता कराने जा रहे हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशुल काला जी से। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर साहब, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और आपने सुना है सिंगापुर से सुपर स्पेशलाइजेशन भी किया है। तो इस फील्ड में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपका अभी तक का सफ़रनामा कैसा रहा? मैम, शुरुआत में जब मैं स्कूल में था, एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी डॉक्टर का है, तो जब मैं स्कूल में था तब भी मेरा यही मोटिवेशन था कि मुझे कुछ करना है, मुझे लोगों के प्रति कुछ जागरूकता करनी है, लोगों के प्रति सेवा करनी है। तब से ही मेरा स्कूलिंग का था कि मैं करूँगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरे रास्ते खुलते गए, पढ़ाई करी मैंने, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया लाइफ में तो मेरे रास्ते अपने आप खुलते गए। तो मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली भी और मैंने मेहनत भी करी है, और मेरे प्रेरणा स्रोत बेसिकली लोग जनता रहे हैं, हमेशा गरीब लोग रहे हैं, जिनको मैं चाहता हूँ कि हमेशा मैं ऐसी सेवा करूँ तो उनको लाभ मिले किसी तरह से। वो मेरे प्रेरणा स्रोत हमेशा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे जो कान है, नाक है, गला है, ये बहुत ही अहम भाग है हमारे शरीर का। और जब भी कुछ तकलीफ होती है तो हम दौड़े चले जाते हैं एंटी स्पेशलिस्ट के पास। तो वो कौन सी अमूमन वो कॉमन डिजीजेज हैं डॉक्टर साहब जिसके ऊपर आप प्रकाश डालना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर हम सबकी बात करें धीरे धीरे कान, नाक, गले के उस शुरुआत करते हैं हम कान से। कान एक हमारा बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, क्योंकि एक सेंस ऑर्गन है। जैसे आंखें हैं वैसे कान भी हमारा सेंस ऑर्गन है। तो कुछ लोग क्या करते, लोग सोचते हैं अगर लोगों को पेट में दर्द होता है तो लोग तुरंत जाते हैं डॉक्टर के पास। पर अगर कान में कोई प्रॉब्लम थी, लोग सोचते हैं, लापरवाही करते हैं कि हम देख लेंगे। होता क्या है, अगर हम ये ऐसे ही करते रहे कान के प्रति, तो विद टाइम मैंने देखा है कि मरीजों जो कान इनके ख़राब होते रहते हैं टाइम के साथ, और वो लापरवाही करते रहते हैं, और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, फिर वो इस स्टेज में पहुंच जाता है कि हमारे पास कि हम उसका कुछ कर नहीं सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कान हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। कान के प्रति अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत आप एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को अवश्य दिखाएं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपकी विद टाइम बढ़ती जाएगी। ये रही कान की बात। अगर हम नाक की बात करें, जैसे नाक हमारा एक और सेंस ऑर्गन प्रेट करता है, जैसे सूंघने की शक्ति हमें देता है। साथ साथ नाक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एलर्जी। लोगों में एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, खासकर ये इस दौरान, इस सीजन चेंज के दौरान, दिसंबर के दौरान और अप्रैल के दौरान। तो नाक के प्रति भी आपको जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि नाक से अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो आपने सुना होगा साइनस की प्रॉब्लम डेवलप करती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी नाक के प्रति कि जैसे आपको जुकाम लग रहा है, थोड़ा बहुत जुकाम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जुकाम अगर बार बार हो रहा है, जिसे हम बिगड़ा हुआ जुकाम कहते हैं, एलर्जी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिगड़े हुए जुकाम की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये नाक के प्रति आपकी ख़राब करती रहेगी, और ऐसा ना हो कि एक टाइम ऐसा है कि हमें उसमें ऑपरेशन करना पड़े। तो इनिशियली अगर आप नाक के प्रति जागरूक हैं, सजग हैं, तो आपको ये दिक्कतें नहीं आएगी। बेसिकली नाक, कान, गला ये तीनों जुड़े हुए हैं अंदर ही अंदर। तो कोई भी आपको दिक्कत लगे तो तुरंत आप अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को संपर्क करें। डॉक्टर साहब, अधिकांश देखा जाता है कि उम्र के बढ़ते साथ ही सुनना कम हो जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? मैम, जैसे देखो, उम्र डिपेंड करता है आपकी किस उम्र में आपकी सुनाई में कमी आ रही है। अगर हम 60 से ऊपर देखें, 60 से ऊपर के वर्ग के लोगों को देखें, उनमें सुनाई की कमी आती है। तो ज़्यादातर बेसिकली हम जब सुनते हैं तो उसके मुख्य कारण होता है या तो हम पर्दे से सुन रहे हैं, या हम हड्डी होती है सुनने की, और एक नसें होती हैं। तो हम इस कान को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, पर्दे से, हड्डी से या नसों से। इन 3 वजह से कान में सुनने में दिक्कत आती है। अगर हम 60 साल से ऊपर के लोगों को देखें तो ज़्यादातर जो उम्र के साथ जो खराबी होती है सुनाई में, वो नसों में खराबी होती है। तो उसमें जब खराबी होती है तो उसमें आपको तुरंत उपचार, आपको लग रहा है कि धीरे धीरे कम सुनने में दिक्कत आ रही है, या आपको सुनाई तो दे रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, उसके प्रति आपको, नसों के प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा। अगर 60 साल से कम ज़्यादा उम्र है आपकी, तो उसके लिए आपको कुछ दवाई हम देते हैं, और इनिशियली अगर आप ध्यान दोगे तो ये तुरंत ठीक भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि ठीक, उम्र को हम रोक सकते हैं या थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं, पर जैसे आपकी ये उम्र के साथ अगर ये सुनाई ज़्यादा बढ़ गई तो मशीन का लगाना पड़ सकता है। तो इसलिए पहले आपको इनिशियली लगे कि आपको सुनाई में दिक्कत आ रही है, या आपको सुनाई दे रहा है पर समझ में नहीं आ रहा है,
तो वो भी कान के प्रति उम्र के साथ नसों के खराब होने के लक्षण है। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा जाता है कि जो लोग कम सुनते हैं उनको कहा जाए कि चलिए आप कान कम सुन रहे हैं, डॉक्टर के पास जाएं, तो बड़े एडमेंट से होते हैं, रिजिड से होते हैं, वो कहते हैं नहीं पूरा सुनाई दे रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे पास भी मरीज आता है कि नहीं जी हमको तो बिल्कुल ठीक सुन रहा है, पर परिवार वाले बोलते नहीं नहीं ये नहीं सुनते। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि कभी कभी आप बोलते हो कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, सामने वाला कभी कभी आप ध्यान नहीं, आपको सुनाई तो दे रहा है पर आप बोल रहे नहीं मैं ध्यान नहीं दे रहा इसलिए मैं सुन नहीं पाता हूँ। ऐसा नहीं है। अगर ये चीज़ एक दो बार हो या कभी कभी हो रहा है तो आप मान सकते हो कि आप इसमें ध्यान नहीं दे रहे, पर आपको ये फ्रीक्वेंटली महसूस हो रहा है, आपको ये बार बार लग रहा है कि मेरे को नहीं सुनने में दिक्कत हो रही है, सामने वाले ज़्यादा ही टोक रहे हैं, तो ये निश्चित तरीके से ये कान में सुनाई में दिक्कत की सब वो बीमारी है जो आपको किसी भी ईएनटी स्पेशलिस्ट को संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जिससे कान की सफाई होती है वो कितनी ज़रूरी है? क्योंकि अमूमन बहुत कम ही देखा गया है कि लोग कान की सफाई कराते हैं। कितना ज़रूरी ये है और कितनी बार हमें ये करानी चाहिए? बिल्कुल आप सही है। देखिए, पहले हम देखिए कितना कान की सफाई ज़रूरी है। कई बार मरीज आते हैं, लोग बोलते हैं कान की सफाई हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। देखिए, कान भी जैसे हमारी स्किन है, खाल है, वो पसीना निकालती है, वैसे कान से भी खाल जाती है, उसमें भी पसीना निकलता है। वही पसीना जो है कान के आसपास जमा हो जाता है, उसे हम वैक्स कहते हैं, उसे कान की गंदगी कहते हैं हम। अब होता क्या है, जब थोड़ा बहुत वैक्स तो सभी के जमता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर अगर उस वैक्स की वजह से या उस गंदगी की वजह से आपको सुनाई में दिक्कत आ रही है, दर्द पैदा हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वो वैक्स बहुत ज़्यादा जमा हो गया है। तो ऐसे कोई निश्चित समय नहीं है कि हर किसी को कि आपको अभी सफाई करानी है या नहीं। अच्छा, कई लोग बोलते हैं जी हमारे तो मैल कभी जमता ही नहीं, कई बोलते नहीं हमारा बार बार जमता है। ये शरीर की बनावट है, उस हिसाब से इंसान रिएक्ट करता है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि सबको सफाई की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं है। जब आपको लगे कि सुनने में दिक्कत हो रही है और आपको लग रहा है कान में दर्द भी हो रहा है विद टाइम, तो आपको उस टाइम पे दिखाना चाहिए। उस टाइम पे हो सकता है वो वैक्स की वजह से हो रहा है, उस टाइम पे आपको सफाई करने की जरूरत है। थोड़ा बहुत वैक्स की जरूरत नहीं होती सफाई की जी। और डॉक्टर, कितना सेफ होता है ईयरबड से खुद ही कान को खुजाना या अंदर वैक्स निकालना, क्या ये सेफ है? ईयरबड से देखो, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वाला इशू है। कई लोग कहते हैं ईयरबड से करना चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। पहले तो सफाई ईयरबड्स के अलावा किसी और से नहीं होनी चाहिए। तिल्ली से या पेन से आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मरीज आते हैं तिल्ली से सफाई कर रही होती है या पेन से, तो उससे पर्दे फटने के काफ़ी चांस रहते हैं। अच्छा, ईयरबड से साफ करने का तरीका क्या है, आप बड्स का जहाँ पे भी कॉटन एंड होता है, जहाँ पे वहाँ पे पकड़ के आप साफ कर सकते हो। अच्छा, थोड़ा बहुत वैक्स जो आज साइड में जमा है वो अब ईयरबड से थोड़ा बहुत निकाल सकते हो, वो भी कॉटन बड को जहाँ एंड हो रहता है वहाँ पकड़ के। पर अगर ये वैक्स बहुत ज़्यादा है, पूरा भरा हुआ है और उसे आप निकालने की कोशिश करो तो वैक्स का जो था अंदर धकेल दिया जाता है। तो जब अंदर धकेल जाए तो वो पर्दे पे चोट कर सकता है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है कि ये करना चाहिए नहीं करना। अगर देखिए थोड़ा बहुत वैक्स है, वो देख के ही हमें पता चलता है कि थोड़ा वैक्स है कि ज़्यादा वैक्स है। तो अगर आपको डाउट हो रहा है कि नहीं, अगर मैं सफाई कर रहा हूँ या उससे दिक्कत आपको लग रहा है या कान में दर्द पैदा हो रहा है उस दौरान, तो आपको उस टाइम नहीं करना चाहिए खुद से, तो फिर आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो क्या एयरबड को गीला करके करना चाहिए या ड्राई? नहीं, ड्राई। कान में कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें पानी की। आपको लगता है कान में गीला करके, हाँ अगर वैक्स है तो वैक्स के लिए दवाइयाँ अलग आती हैं, वो हम डाल सकते हैं, पर ऐसा गीला करके हमें नहीं डालना चाहिए। जी। और हमने तो देखा है कि बचपन में हमारी दादी नानी कान में गोदी में लिटा के और सरसों का तेल के ड्रॉप्स डालती थी और उसके बाद वो जो हेयर पिन से थोड़ा सा उसमें मज़ा तो बहुत आता था डॉक्टर, लेकिन ये कितना सेफ और कितना हम लोग बिल्कुल सही कहा, तेल डालना चाहिए। देखिए, जब पुराने टाइम में हम बिल्कुल सही कह रहे, दादी नानी हमारी भी कहती थी, उस टाइम पे तेल की बनावट अलग होती थी। आज की डेट में हम लोगों ने क्या देखा है कि जो तेल डालते हैं उससे कान खराब हो जाते हैं और ख़राब हो जाता है। तो तेल को हम मना करते हैं आज की डेट में, क्योंकि इस वक्त मिलावट बहुत आती है, तो आप कह नहीं सकते तेल कैसा रिएक्ट करेगा। दूसरी बात, अब हमारी जैसे टाइम के साथ हमारी खोज बढ़ गई है कान के प्रति, हम पता है हमें क्या क्या बीमारियां हैं, तो बीमारियां अब थोड़ा सा हमें जागरूक हो गए, मतलब थोड़ा सा भी अगर हम तेल डालते हैं तो कुछ बीमारियां ऐसे जो एग्रेवेट हो जाती है, बढ़ जाती हैं। तो आप यू शुड अवॉइड कि हमें कान में तेल डालना चाहिए, अननेसेसरी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उसके अल्टरनेटिव बहुत हैं, दवाइयाँ हैं, ड्रॉप्स हैं, मेडिसिन हैं, तो हम उसके प्रति हम वो कर सकते हैं। पहले हमारे पास दवाइयाँ नहीं थी,
ड्रॉप्स नहीं थी, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो तब हम कहते थे भाई घरेलू इलाज कर दीजिए आप। डॉक्टर हिमांशु, अधिकांश नहाते समय अगर कान में पानी चला जाए तो उस टाइम पे क्या होता है, हम एहसास करते हैं कि हमारा जहाँ जिस कान में पानी गया हुआ है वो बिल्कुल ही सुनना बिल्कुल बंद हो जाता है, सुन हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि कान के दौरान, जैसे आप ये तो नहाते हुए, कई लोग तो स्विमिंग भी करते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है, उस टाइम उसको आप वैसे ही छोड़ दीजिए कि जो पानी है वो धीरे धीरे अपना आप ड्राई हो जाएगा, अपने आप चला जाएगा। हाँ, अगर ये जैसे 24 घंटे के अंदर या कुछ टाइम में आपका नहीं जा रहा है, देन हमें ज़रूरत है दिखाने की, क्योंकि कई बार क्या होता है पानी जाने से सूजन आ जाती है, पर हर बार नहीं होता है। आप ये सोचे नहीं हम कान में पानी जाने दें, क्योंकि बॉडी का भी कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बॉडी भी उस चीज़ से लड़ता है, तो पानी थोड़ा बहुत जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप छेड़े नहीं बस। ये नहीं कि आप छोड़ के आप बड्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, आपने पानी डाला कान में और आपने बड्स भी यूज़ कर लिए, तो उससे क्या होता है वो पानी की वजह से वो बड्स आपने घुमाए तो सूजन पैदा हो जाती है। तो इसलिए यू शुड अवॉइड, उसको वैसे के वैसे ही रहने दो। अगर ये इम्प्रूव कर जाता है एक दिन के अंदर तो ठीक है, नहीं करता तब आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर हिमांशु, कई बार जब हम फ्लाइट से जाते हैं तो कान हमारे सुन हो जाते हैं और एक विसल की साउंड आ जाती बिल्कुल, है बिल्कुल। और पेनफुल भी होता है, तो उसका क्या कारण है? देखिए क्या होता है, नाक और कान जुड़े हुए होते हैं अंदर से। अब कान को आप इधर से देखो, ये बंद एक डिब्बा है। अब जैसे आप फ्लाइट में जाते हो तो फ्लाइट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा डाउन जाता है। अब उसको खोलने के लिए या उसे मेंटेन के लिए नाक से एक रास्ता बना हुआ है कान के लिए, जो कि उस रास्ते को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम जो है उसको बराबर करता है। आपके जो बाहर का प्रेशर है और जो कान के अंदर का प्रेशर, उसको बराबर करने की कोशिश करता है। कई बार क्या होता है, किसी लोग को जुकाम लगा हुआ है या थोड़ा बहुत सर्दी लगी हुई है, तो नाक की वजह से वो कान की ट्यूब खुल नहीं पाती। जैसे आप फ्लाइट से नीचे जा रहे हो या ऊपर आ रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उस दौरान आपको या तो इलायची खानी है, चिंगम खाना है, तो उससे क्या होता है नाक के और ये कान के बीच की ट्यूब वो खुलने लगती है। तो ये आप कर सकते हो। पूछना चाहेंगे कि सर्दियों में भी कई बार कान में दर्द हम लोग महसूस करते हैं, तो इसका क्या कारण होता है? वही कारण है, सेम कारण है। जैसे आपको सर्दियों में गला खराब हो गया, इस दौरान, सर्दियों के दौरान हमारे पास पेशेंट्स कई बार आते हैं कि कान में दर्द हो रहा है। जुकाम की दिक्कत नहीं बताएंगे, वो बोले हफ्ता भर पहले हुआ था हमारा जुकाम और अब कान में दर्द हो रहा है। तो उसका कारण वही है, सर्दी की वजह से, ठंड लगने की वजह से वो कान, जो नाक और कान का जो भी इन्फेक्शन है और गले का इन्फेक्शन है वो कान में पहुंच गया है। तो कारण वही है। ऐसा भी होता है कि एक हफ्ता पहले आपने कुछ करा, उसके बाद आपका दर्द शुरू हुआ, तो ऐसा भी होता है। तो आपको अवॉइड करना है, उस दौरान लग रहा है आपको सर्दी के दौरान दर्द हो तो आप ठंड से बचें, ये आपको अवॉइड करना है। और डॉक्टर, स्पेशली सर्दियों में जब खांसी होती है तो जो हम लोग ज़्यादा खांसते हैं, कंट्रोल नहीं होती है खांसी, तो गले पे तो वो जोर देता ही देता है, साथ में हमारे कान भी कभी बंद हो रहे हैं, कभी ऐसा हो रहा है, फिर अगेन वो विसल वाली साउंड, तो और सारा ये पूरा रिलेटेड रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसे में करना चाहिए, क्योंकि कई बार पैनिक सिचुएशन हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने कहा ना, जैसे आपको लग रहा है कि सर्दी की वजह से हो रहा है, तो आपको सर्दी से बचना है, ठंड से बचना है। कोई भी नाक में इन्फेक्शन हो रहा है या आपको गले में लग रहा है खराश, तो वो गले की वजह से ही हो रहा है नाक में, तो आपको उसको, जैसे आप हल्का सा इन्फेक्शन हो तो गर्म पानी पी लें, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर माइल्ड इन्फेक्शन है ज़्यादातर, तो जैसा गर्म पानी पीने, गरारे करेंगे आप, तो ज़्यादातर वो ठीक हो जाते हैं। जी। और अगर कान के बाहरी हिस्से की बात करें डॉक्टर, तो हमारा जो उत्तराखंड है वो तो अपनी नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए काफ़ी फेमस है, खान पान के लिए फेमस है और आभूषण के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो इसमें कई बार जो महिलाएं देखते हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं, कान पूरे लटक जाता है, उनमें चीरा मतलब काफ़ी बड़ा होल हो जाता है ईयर लोब में, तो क्या उसमें टांके करवाना क्या सेफ है? हाँ बिल्कुल, जैसे जो आपके छेद बड़े जाते हैं, कई मरीज आते हैं हमारे पास, तो हमारे पास सब तरह की टेक्निक्स है। आजकल बिना टाको वाले भी करते हैं, हम टाको वाले भी करते हैं। तो अगर वो छेद है तो उसे करवाना जरूर, उससे पहले कि वो फट जाए, पूरा खुल जाए, उससे पहले उसको आपको उससे सिलवाना चाहिए। बिना टाको का भी हम सिलते हैं और टाको वाला भी, दोनों तरीके से हम लोग उसे करते हैं। जी। और डॉक्टर, क्योंकि अभी हम कान की ही बात कर रहे हैं, पूछना चाहेंगे कि जो ईयर मशीन्स हैं आजकल काफ़ी छोटे साइज़ के भी आ गए हैं, लेकिन एक मिथ है ये कि उससे दिमाग पे असर पड़ता है, तो इसके बारे में आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, मशीन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब नसों में कमज़ोरी हो, तो वो हमें टेस्ट से पता चलता है। तो अगर हम कोई भी मशीन या कोई भी हम औजार, हम वैसे हम आजकल क्या मार्केट में वैसे भी मिलती है मशीनें, तो लोग वहीं से खरीद लेते हैं। जैसे आंखों का होता है ना, आंखों का टेस्ट होता है, चश्मा लगाते हैं, पहले आंखों का टेस्ट होता है, तब चश्मा लगता है। वैसे ही अगर हम हेयरिंग एड ऑथराइज्ड सेंटर से, जो एक डिग्री होल्डर्स हैं, उनसे लगाएं, ईएनटी स्पेशलिस्ट से लगवाएं, विद टेस्ट करवा के लगाएं, तो ये कभी भी आपके कान को अफेक्ट नहीं करेगा। पर ये तब कब अफेक्ट करता है, जब आपने डायरेक्ट मार्केट से खरीद ली बिना टेस्ट कराए। जैसे वही है कि आपने चश्मा ले लिया बिना टेस्ट कराए, तो आंखों पे बुरा असर करेगा। सेम इज विद ईयर्स।
कान में अगर आप मशीन बिना टेस्ट कराए लोगे तो वो दिमाग पे जरूर असर करेगा, पर अगर आपने टेस्ट करा के विद आपने ऑडियोलॉजिस्ट से या ईएनटी स्पेशलिस्ट दिखा के आपने करा है तो ये कभी आपको अफेक्ट नहीं करेगा, इनफैक्ट वो फ़ायदा करेगा। अगर आपने मशीन लगाई है और वो आप नसें ख़राब हैं और आपने मशीन नहीं लगाई है तो वो नसें को ख़राब को और बढ़ाएगा। अगर आपने मशीन लगा ली है और वो नसों की जो खराबी है उसको या तो कम कर देगा या रोक देगा। जी डॉक्टर हिमांशु, कान से कई बार पस भी निकलता है, तो वो किस परिस्थिति में निकलता है? कान में पस निकलना थोड़ा बहुत तो देखो, अगर 1-2 बार निकल रहा है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर अगर ये रेगुलर निकल रहा है, हर महीने निकल रहा है, 3-4 महीने या साल में कभी निकला भी हो और बार बार आ रहा है, इस साल आया फिर 1-2 साल बाद फिर आया, तो उसके मुख्य कारण होता है कान में या तो आपका पर्दा खराब है या आपकी हड्डी गल रही है। तो दोनों सिचुएशंस में, चाहे आपका पर्दा खराब हो चाहे हड्डी, मतलब बेसिकली अगर ये बार बार आपका हो रहा है, पानी आ रहा है कान से, तो इसका मतलब या तो पर्दा खराब है या हड्डी गल रही है, तो उसके लिए आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसको ये ऐसे नहीं है कि फालतू में हो रहा है। अब डॉक्टर साहब आते हैं गले पे, तो क्योंकि जो थायराइड पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि वो गले पे ही रहता है, और कई बार जो स्पेशली जो लेक्चरर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनको बहुत बोलना होता है कंटिन्यूसली, जर्नलिस्ट होते हैं कई बार बिल्कुल बोलना पड़ता है काफ़ी, तो उसमें जोर बहुत ज़्यादा थ्रोट पे पड़ता है। बिल्कुल। तो क्या ऐसे में क्या प्रिकॉशंस हम लोग को लेने चाहिए जिससे कि हम लोग का जो कंडीशन है, जो थ्रोट है, वो हमारी सही रहे? बिकॉज हमारे यहाँ पे जो उत्तराखंड में हैं वो टीचर्स बहुत है, आप जर्नलिस्ट भी बहुत हैं, तो उनको बोलना बहुत पेशेंट आता है, जिनको बोलना बहुत पड़ता है पहाड़ों में जा जाके वहाँ कई दिनों तक। तो इसमें आपको बेसिकली हम इसको कहते हैं वोकल हाइजीन मेंटेन करें, मतलब गले का हाइजीन कहते हैं। एक तो होता है साफ़ सफाई, यहाँ की गले की साफ़ सफाई मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप ज़्यादा बोल रहे हैं तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बोलने के दौरान आपको पानी लगातार पीना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आवाज़ आपकी बोलने पे बैठ रही है तो उस पर जोर नहीं लगाना है, आपको उस टाइम शांत हो जाना है, थोड़ा आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। और जो थायराइड पेशेंट्स होते हैं उनका तो पूरा गले का ही आप मान लीजिए ये पूरा रहता है, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहिए? थायराइड इस रीजन में बहुत ज़्यादा है, हमारे पहाड़ों के रीजन में थायराइड बहुत कॉमन चीज़ है। तो थायराइड का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल नहीं है, अगर इनिशियल स्टेज में देखो तो दवाइयों से ही इसका ज़्यादातर इलाज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको थायराइड है तो आपको ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। आप थायराइड का ट्रीटमेंट अगर ले रहे हैं तो उसको कंटिन्यूस रखें, जब तक डॉक्टर मना ना करे तब तक उसका लेते रहें। ये ट्रीटमेंट बिल्कुल आपका सक्सेसफुल रहेगा थायराइड का। डॉक्टर हिमांशु, कई बार सुबह उठते वक्त जब हम लोग स्पिट करते हैं तो खट्टा सा पानी या कुछ येलो कलर का पदार्थ आता है, तो वो क्या चीज़ होती है? वो बेसिकली क्या होता है, नाक के पीछे से, जैसे आपका हल्का सा जुकाम रहे, नाक के पीछे बलगम जाता है, वो गले में इकट्ठा हो जाता है। तो थोड़ा बहुत तो कोई नहीं, पर एलर्जी के मरीजों में, जो एलर्जी के पेशेंट्स जिनको नाक की एलर्जी होती है, उनमें ये अक्सर होता रहता है। तो उस केस में हमें गले का ट्रीटमेंट नहीं, गले के साथ साथ हमें नाक का ट्रीटमेंट भी कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये बार बार ये बलगम आता रहता है। डॉक्टर हिमांशु, नाक की यदि बात करें तो नाक से खून निकलना बहुत आम बात है, लेकिन इसके कारण क्या है? देखिए, नाक से खून निकलने, अब हम इसमें 2 विभाग, एक तो बूढ़ों में और एक यंग लोगों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर जैसे बार बार खून आ रहा है तो आपको सबसे पहले तो बीपी चेक कराना है। दूसरा, नाक की जांच बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है, नाक की जो हमारे जो खून जमाने के कारण है वो लिवर में बनते हैं, तो उसके लिए हमें लिवर का टेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है, लोग ड्रिंक करते हैं, उन केसेस में भी या स्मोकिंग करते हुए केसेस में भी खून की जो नसें हैं वो फटने के काफ़ी चांस रहते हैं। तो क्या डॉक्टर, जो स्ट्रेस भी इसका एक कारण हो सकता है? स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया, बीपी बढ़ जाए तो बीपी से क्या होता है, देखो नाक शरीर का ऐसा हिस्सा है जो डायरेक्टली खुला हुआ है, बाकी शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो लगातार कंटिन्यूसली डायरेक्ट खुला हो अंदर बाहर से। तो होता क्या है, जब बीपी बढ़ता है तो नाक की नसें ही खुलती हैं, अगर वो नहीं खुलेंगी तो सर की नसें खुलने लग जाएंगी। तो भगवान ने ये हमें एक वाल्व दे रखा है, एक वाल्व दे रखा है प्रेशर को रिलीज करने का। तो ये एक मतलब एक बचाव तरीका भी वाल्व है कि नाक से खून निकल रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये नहीं निकलेगा वो प्रेशर फिर दिमाग पे जाएगा। तो स्ट्रेस की वजह से बीपी बढ़ता है, बीपी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर की वजह से नसें फटती हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, हमने क्या देखा, जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पहले हमारे पे बीपी के या स्ट्रेस के पेशेंट्स 50 साल से ऊपर आते थे, अब ये टाइम के साथ कम होता जा रहा है, अब ये 40 के आसपास हमारे पास आने लगे मरीज। तो ये थोड़ा सा जो आपके खान पान की या जो ओवरबर्डन यंग लोग लेते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये कम एज में आने लगी हम। और डॉक्टर हिमांशु, कई बार जब हम लोग सोते हैं तो एकदम से अचानक उठते हैं और ऐसा फील होता है घुटन जैसा कि नाक मतलब सांस नहीं लिया जा रहा है, तो वो किस परिस्थिति में होता है? जैसा आप बता रहे हैं कि जो सांस रुकती है उसमें क्या होता है, जैसे किसी पेशेंट को किसी भी को खराटे आ रहे हैं, पर उसके साथ खराटे तो कोई बात नहीं है,
खर्राटे के साथ अगर सांस रुक रहा है तो ये हम बड़ी बीमारी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि सांस एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। खर्राटे इसलिए आते हैं क्योंकि जगह आपकी कम हो गई है, सांस के रास्ते में कहीं जगह कम हो रही है, हवा उस छोटी जगह से बाहर निकल रही है, तो खर्राटे पैदा क्यों टकराते हुए निकल रही है बाहर। अगर वो छोटी जगह से टकराते हुए निकल जाए तो खर्राटे होते हैं। अगर वो टकरा के नहीं निकल पाए तो सांस रुकने लगता है। तो स्लीप एपनिया कहते हैं उसको हम। स्लीप एपनिया एक जानलेवा बीमारी है। अगर इंसान को सांस नहीं आ रहा है और वो उठ जाए तो ठीक है। अगर वो नहीं उठ पाता है तो सांस जो है वो रुक जाती है और फिर वो जान लेने की संभावना होती है। कई पेशेंट्स को, अच्छा वेस्टर्न में हम लोग, जहाँ मैंने ट्रेनिंग हुई सिंगापुर में भी हुई थी, वहाँ इस चीज़ को वो गंभीर बीमारी मानते हैं। यहाँ पे अभी ये धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और इसको हम स्लीप एपनिया करते हैं। तो इस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि लंबी टाइम रुक जाए और वो जान को भी खतरा कर सकता है। एंड डॉक्टर, कैंसर बहुत आम है, तो थ्रोट कैंसर के बारे में मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। थ्रोट कैंसर, हाँ बिल्कुल, आपको सबको पता होगा कि थ्रोट कैंसर का मुख्य कारण इस स्मोकिंग या टोबैको। सबसे पहले तो यही राय है कि भाई स्मोकिंग और टोबैको जो भी लेता है उसको आप बंद करें, क्योंकि जब ये कैंसर एक बार हो गया तो आपको सबको पता है इलाज इसका बहुत मुश्किल होता है, और जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसका इलाज चलता रहता है। तो थ्रोट कैंसर के पेशेंट्स, जो सबसे मुख्य कारण आपका बीड़ी, तंबाकू, ये सब चीज़ें होती हैं। और अच्छा, बीड़ी तंबाकू से अगर आप उसमें ड्रिंक ऐड कर दें तो उसमें वो उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाता है। उसके लक्षण में आपको बस ये ध्यान रखना, सबसे पहले तो उसको छोड़ें। अच्छा, कई बार मैंने ये भी सुना है कि क्या बोलते हैं कि लोग बोलते हैं ये हमने तो बीड़ी सिगरेट छोड़ दी तब हमें कैंसर हुआ। वो छोड़ने की वजह से नहीं होता है। होता क्या है, जो भी बीड़ी सिगरेट का इफेक्ट होता है उसका इफेक्ट कम से कम 10 साल तक रहता है। मतलब एक होता है नॉर्मल पॉपुलेशन में, अच्छा लोग ये भी बोलते हैं कि जी इसने तो पी नहीं, ये तो बीड़ी खूब पीता है, इसको नहीं हुआ, और हम नहीं पीते, हमें कैंसर हो गया। तो ऐसा नहीं, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। पर ये बात तो 100% ट्रुथ है कि जो बीड़ी सिगरेट पीता है या ड्रिंक करता है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब आप उसको छोड़ोगे तो उसके कई टाइम के बाद तक भी उसका इफेक्ट रहता है, क्योंकि ख़राब करना तो आसान होता है, सही करना इट टेक्स टाइम। तो जब भी आप छोड़े उसके बाद भी आपको सजग रहना है। इनमें लक्षणों में आपको ध्यान रखना, आवाज़ में कोई बदलाव ना आए, मुंह से खून ना आए, खाना ना टकराओ, पानी ना टकराओ, इन चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। और उससे पहले आपको बीड़ी सिगरेट का सेवन करना बंद करना है। डॉक्टर साहब, चक्कर आना बहुत ही एक आम बीमारी कहेंगे या कभी भी इंसान को हो जाता है, तो इसके पीछे का क्या कारण होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं? तो चक्करों के मुख्य कारण 2 ही होते हैं, या तो वो कान से आ रहे हैं या वो ब्रेन से आ रहे हैं। ये वो चक्कर है जो बार बार आते हैं, कमजोरी वाले नहीं। तो 70% कारण हमको सबको पता है, कान से हम सुनते हैं, सबको पता है, पर बॉडी का जो 70% बैलेंस होता है, जो हम खड़े हैं, वो कान की वजह से ही होता है। 20 से 25% कारण ब्रेन होता है और 5 से 10% छोटे मोटे कारण होते हैं। तो अगर किसी को बार बार चक्कर आ रहे हैं तो पहले उसको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट, या चक्कर को हम वर्टाइगो भी कहते हैं। वर्टाइगो मीन्स जैसे बुखार को हम फीवर कहते हैं, चक्कर को हम वर्टाइगो कहते हैं। लोगों के दिमाग में क्या है कि वर्टाइगो एक बीमारी है। वर्टाइगो बीमारी नहीं, चक्कर को ही हम वर्टाइगो कहते हैं। तो अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं तो उसके 2 ही कारण हैं, या तो वो कान से आ रहे हैं या ब्रेन से आ रहे हैं। तो पहले आपको मुख्यतः कारण तो कान ही होता है ज़्यादातर केसेस में जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। तो अगर कोई किसी को चक्कर आ रहे हैं बार बार, तो पहले ईएनटी को, स्पेशलिस्ट को संपर्क करें। वो कहेगा कि मेरा ठीक है, तब आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। इसी हिसाब से आप प्रोसीड करते हैं और इसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट होता है। तो चक्कर बार बार आना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी बीमारी भी हो सकती है अंदर। जी, डॉक्टर हिमांशु काला जी, आपसे भेंट वार्ता करके बहुत आनंद आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी हमारा ये वाला एपिसोड हमारे बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूँगी, ज़िंदगी की राह में चलते रहो हमेशा आगे, चाहे कुछ भी हो, स्वस्थ रहो, हर सुबह सूरज के साथ मुस्कुराते रहो, चाहे कुछ भी हो। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। फिलहाल हमारे आज के मेहमान डॉक्टर हिमांशु काला जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।